प्रेशर भी होता है। तो हेडिंग डालिए इंटरनल एनर्जी। कुछ किताबों में यू से और कुछ में ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। Substances possess a definite amount of energy. Possess a definite amount of energy, which depends upon factors. Such as composition of the substance, temperature, and pressure. This is called intrinsic or internal energy. ठीक है। मान लीजिए वही पिस्टन है हमारा जो बार बार हम लोग बना रहे हैं, उसके अंदर गैस भरी है, या कोई भी सिस्टम ले लीजिए, तो उसके अंदर इंटरनल एनर्जी वो किसके बराबर होगी? जो उस सिस्टम के अंदर पार्टिकल है, गैस के मॉलिक्यूल है, क्योंकि हम लोग गैस स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो गैस के मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन सी एनर्जी होगी? एक होगी ट्रांसलेशनल एनर्जी, मॉलिक्यूल ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। जो लीनियर मोशन होता है वो क्या कहलाता है? ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन होता है, ठीक है। दूसरी और मोशन उसका कैसा होगा? रोटेशनल मोशन, रोटेट भी कर रहा होगा, 3 डायमेंशन, ठीक है, रोटेशन भी होगा। और क्या हो सकता है? वाइब्रेशनल, वाइब्रेट भी कर रहा होगा। जैसे मान लिए 2 एटम आपस में जुड़े हुए हैं तो उनका बॉन्ड वाइब्रेट, ठीक है ना। डाई मॉलिक्यूलर है तो दूसरे तरीके से वाइब्रेट करेगा, डाई मॉलिक्यूलर है तो दूसरे तरीके से वाइब्रेट करेगा, ठीक है। और क्या ले सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। और क्या ले सकते हैं? इलेक्ट्रॉन वगैरह हैं उसके चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी ले लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सो ऑन। जितनी भी तरह की न्यूक्लियर एनर्जी, प्लाज्मा एनर्जी, धमाका एनर्जी, जो सारी एनर्जीज हैं सिस्टम के अंदर, जो मॉलिक्यूल है, सब्सटेंस है, उनकी उन सबको ऐड कर दिए तो वो क्या कहलाती है? इंटरनल एनर्जी या इंट्रिंसिक एनर्जी, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये सब क्या है ये लिखिए। इंटरनल एनर्जी एक पहले भी बता चुका हूँ क्या होती है, ये स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन के बारे में क्या बताया था? इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड है, पाथ टेकन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। कौन से रास्ते से जा रही है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, इस पर डिपेंड नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? कि कहाँ जा रही है और कहाँ से गई है, ठीक है। दूसरी पॉइंट क्या है कि इंटरनल एनर्जी जो है, आप किसी भी सिस्टम की एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं करते। तो एक सिलेंडर में गैस भरी हुई है, मुझसे कहा जाए कि कितनी इसमें एनर्जी है, तो वो हम कैलकुलेट नहीं करते।
उसमें कितना चेंज हुआ, उसमें कितना चेंज हुआ ये कैलकुलेट करो, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी कैलकुलेट, बट इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू हम चाहे कैलकुलेट करना तो ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। इन सब बातों को अच्छे से फील करिए, और है सब आसान आसान चीजें, लेकिन क्योंकि ये सब चीजें प्रैक्टिकल में आंखों में दिखती नहीं है ना, तो इसीलिए इसको फील करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसलिए मैं स्लो मोशन पे चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसका चेंज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लिए कोई रिएक्शन हुआ तो उसके अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, वो क्या है, फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी only depends on temperature। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी जो चेंज होगी आइडियल गैस के लिए, वो टेम्परेचर चेंज करने पे ही चेंज, वॉल्यूम चेंज करने पे, प्रेशर चेंज करने पे इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती। बात को अच्छे से दिमाग में बिठाइए, ठीक है। इसी तरीके के कुछ पॉइंट है, ये खाली याद रखना, ठीक। अच्छा, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये तो हम बता चुके थे, बताइए। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव? एक्सटेंसिव। एनर्जी की जितनी भी टर्म है वो सब की सब क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो यहां लिख लीजिए, इट इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। और ये इंटरनल एनर्जी पर मोल कह देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। एक्सटेंसिव को एक्सटेंसिव से डिवाइड कर दिया तो इंटेंसिव हो जाएगा, पुराना रिवाइज भी होता जा रहा है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। तो आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखो तो कैसे लिखूंगा, U is a function of temperature, बस, ठीक है ना। F लिख देते हैं तो ये क्या हो गया, फंक्शन, ठीक है। यानी ये चेंज होगा तो ये चेंज होगा, ये चेंज होगा तो ये चेंज होगा, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इनके बीच में कोई ना कोई इक्वेशन है, ठीक है, जो एक से दूसरे को रिलेट कर रही है। ये किसके लिए है लेकिन, फॉर आइडियल गैस है, आइडियल गैस, ठीक है। रियल गैस के लिए ऐसा नहीं है, ठीक है। चाहे तो यहां लिख लीजिए फॉर, अच्छा पहले ये कंप्लीट कर लें फिर रियल गैस का लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं du बाय dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर, ऐसे लिखा हुआ दे सकता है, तो इतनी तो मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर, और ये जो बाहर लिखा होता है ये चीज कांस्टेंट होती है, ठीक है। जब भी ऐसे डिफरेंशिएशन लिखा हो, ब्रैकेट लगाओ और बाहर जो टर्म होती है वो वाली टर्म कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्रेशर क्या होगी, अभी तो कहा यार सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट हो जाएगी,
तो उसका चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, किसी के भी रिस्पेक्ट में दर्ज करो। आ गई बात समझ में? मुश्किल है नहीं है। इसी तरीके से चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम कर दो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो सबको जीरो कर दो। ये मैथमेटिकली ऐसे आपको ऑप्शन लिख करके दे देता है, पूछेगा क्या है, ठीक है। लेकिन अगर ये लिख दे चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर या वॉल्यूम कर दे, ठीक है ना, यहाँ पे कॉमा वॉल्यूम भी कर सकता है, तो क्या ये इक्वल टू जीरो होगी? नहीं, क्योंकि टेम्परेचर के साथ तो चेंज होती है इंटरनल एनर्जी। क्लियर? देखो ये जो बाहर लिखा होता है ये होता है कांस्टेंट, यहाँ पे प्रेशर या वॉल्यूम कॉमा से पसंद नहीं आ रहा है तो उसको और कर दो, ठीक है, प्रेशर या वॉल्यूम में से कोई मैंने एक साथ लिख दिया, ठीक है। टेम्परेचर के साथ अगर चेंज हम चेक करेंगे इंटरनल एनर्जी का तो वो कुछ ना कुछ होगा, वो जीरो नहीं होगा, ठीक है, लिख लिया। चलिए ये इतनी बात कंडीशन हो गई। फॉर रियल गैस ये हमको पढ़ाना नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन सिर्फ पता होना चाहिए इसकी बात, ठीक है। तो क्या है रियल गैस के लिए, इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ऑफ कोर्स, प्रेशर ऑफ कोर्स, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एंड मास यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ कोर्स, सबके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अगर इतनी बात याद है तो इतने से हमारा काम चल जाएगा। हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड बनाएंगे और उस पर करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक और वहां से इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करना सीखेंगे। डालनी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये भी मेरे ख्याल से 7th 8th क्लास से ही पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या होता है सब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताइए, याद है किसी को? कोई एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, लिखा नहीं या वही लिख दिए, वही जो 9th में पढ़ा था, ठीक है। पिस्टन है, ऊपर लग रहा है पी एक्सटर्नल, यहाँ पर क्या है गैसेस हैं, ठीक है, और ये इसका वॉल्यूम है, ठीक। तो अब मान लीजिए मैंने इस पिस्टन के जरिए से इस पे वर्क किया, क्या किया, वर्क किया W। दूसरा काम मैंने क्या किया, इसको हीट भी दी, यहाँ पे हीट दी मैंने इसको, हीट को Q से रिप्रेजेंट कर दो, तो क्या होगा सिस्टम का, जो सिस्टम है उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। कौन सी वाली एनर्जी बढ़ जाएगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें तो इंटरनली एनर्जी होती है ना। कम कौन सी होगी, अगर ये काम करता, उल्टा समझ लो, सिस्टम ने काम किया, पिस्टन को ऊपर उठाया है या हीट को बाहर निकाला, तो क्या होगा, तो भी इंटरनल एनर्जी। अच्छा हीट को बाहर कैसे निकालेंगे बताओ, हीट को तो आपने गर्म किया तो डाल दिया, बाहर कैसे निकाले? अरे जब इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा सराउंडिंग से तो बाहर निकाल देगा यार, टेम्परेचर डिफरेंस से निकालेगा,
पता नहीं कितनी केमिस्ट्री लगाने के चक्कर में तुम लोगों को। ठीक है, यहाँ भी तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट जा रही है, आग लगा रखी है नीचे, तो राइट की बात है, या हीटर पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी इसका मतलब, इसके अकॉर्डिंग इंटरनल एनर्जी क्या होगी बताइए। इंटरनल एनर्जी बिकम्स इक्वल टू, जो मैंने वर्क किया और जो हीट दी, हीट देने को हम क्या पॉजिटिव लेते हैं, और जो वर्क करते हैं उसको भी क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, ये हो गया नहीं हो गया है, इंटरनल एनर्जी आ गई। लेकिन हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालते हैं, तो ये हो जाएगा डेल्टा। एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी थोड़ी निकालते हैं, आई बात समझ में। तो जितना वर्क किया और जितनी हीट दी उससे इंटरनल एनर्जी में चेंज जो आया वो निकाल दिया। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई है, धुआं धुआं आप क्वेश्चन इतना मुश्किल है। चलिए, अच्छा W का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, जल्दी से बताओ, भूल गए? माइनस पी एक्सटर्नल V फाइनल माइनस V। ठीक है, लिखो। ठीक है, तो फटाफट हो गया। अच्छा, ये जो हीट हमको दी होगी ये जूल में दी होगी, तो जूल में होगी है ना, इंटरनल एनर्जी भी जूल में होगी। हो सकता परेशान करने के लिए प्रेशर इनटू वॉल्यूम को क्या दे दे, एटीएम लीटर में दे दे, तो वहां से आपको एटीएम लीटर को जूल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो उसको कन्वर्ट करने का सिंपल सा फॉर्मूला लिख लीजिए कि अगर आपको 1 एटीएम लीटर दिया हुआ है तो दिस विल बी इक्वल टू 101.3 जूल, 101.3 जूल के बराबर। ठीक है, तो इससे आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होगी कर लेंगे, बस इतना ही है। इसको हम लोग अप्लाई करेंगे डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए। प्रोसेसेस हमने पढ़े कितने, 5 पढ़े थे, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडिएबैटिक, साइक्लिक। ठीक है ना, और फिर 2 और पढ़े थे, रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल। ठीक है, याद रखना है? नोट तो लग रहा बनाए नहीं आप लोगों ने अच्छे से। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। तो सबसे पहला प्रोसेस हम लोग लेते हैं आइसोथर्मल। बताइए, लगाइए दिमाग। आइसोथर्मल क्या होता है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। वेरी गुड। इसका मतलब डेल्टा टी 0, इसका मतलब डेल्टा यू 0। इंटरनल एनर्जी तो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा। तो अब ये इक्वेशन की शक्ल क्या हो जाएगी, बोलिए जल्दी से। द इक्वेशन विल बिकम Q इज इक्वल टू माइनस W। ठीक है, ठीक है, और W की जगह ये रख लीजिएगा माइनस पी एक्सटर्नल। वो तो आप रखेंगे ना, आपको पहले ही बता दिया हमने क्या होता है। ठीक है, तो कितना आसान हो गया, खट से हो गया। ठीक, चलिए इसी तरीके से अब जरा एडिएबैटिक प्रोसेस के लिए बताइए मुझे क्या हो जाएगा। फॉर एडिएबैटिक प्रोसेस, एडिएबैटिक, ADIA बैटिक, एडिएबैटिक प्रोसेस के लिए बताइए। उसमें हीट ट्रांसफर नहीं होती है। एडिएबैटिक क्या काम है,
हीट नहीं ट्रांसफर हो सकती ना, तो वहां पे Q हो जाता है फॉर एडियाबैटिक, Q इज इक्वल टू 0। तो Q इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहां से क्या निकलेगा नतीजा, यहां से ये निकलेगा नतीजा कि डेल्टा U विल बी इक्वल टू W। बोलिए। और यहाँ पे देखिए बड़ी मजेदार बात और पता चल रही है, वो क्या है, वो ये है कि फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क बिकम्स स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी क्या है, स्टेट फंक्शन है, और वर्क और हीट क्या थे, पाथ फंक्शन थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ये स्टेट फंक्शन है। तो ये बात को लिखो, बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, फॉर विच प्रोसेस वर्क कैन बिकम स्टेट फंक्शन, इट कैन नॉट, है, इट मस्ट नॉट, इट विल नॉट, ऐसे करके बन जाएगा। ठीक है, तो वर्क बिकम्स स्टेट फंक्शन। ओके, चलिए और कौन सा प्रोसेस रह गया है, आइसोकोरिक। तो लिखिए आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है, बोलिए, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। और देखिए पुरानी ही चीजें रिपीट हो रही है, इसलिए याद भी होती जा रही है। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, डेल्टा वी 0, और डेल्टा वी 0 हो गया तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, वर्क वाला 0 है, वर्क वाला 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा यू विल बी इक्वल टू क्यू, यानी जो भी हीट आपने दी वो पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो रही है, वो पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो यहां पर देखिए क्या हो गया, यहां पर आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट जो कि पाथ फंक्शन है वो स्टेट फंक्शन बन गया। ठीक है, तो यहां पे लिख लीजिए, हीट बिकम्स स्टेट फंक्शन। बोलिए क्लियर। चलिए नेक्स्ट, आइसोबारिक। आइसोबारिक, तो आइसोबारिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट, यानी डेल्टा पी 0। तो फॉर्मूला क्या रहेगा इसके अंदर, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यही रहेगा एज इट इज। क्यों, इसमें तो कोई चीज 0 हो नहीं रही है। ठीक है, यानी ये जो फॉर्मूला पहला वाला लिखा है Q प्लस W वाला, ये एज इट इज रहेगा। वेरी गुड। अब लास्ट क्या बचा, बोलिए, लास्ट बचा साइक्लिक, तो साइक्लिक कर लीजिए। साइक्लिक, साइक्लिक में क्या होता है, जिस जगह से चलता है सिस्टम उसी जगह वापिस आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें स्टेट फंक्शन जो होता है वो 0 हो जाता है, चेंज इन स्टेट फंक्शन है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू माइनस W। कितना आसान है, कहानी खत्म हो गई। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो आप वहां डाल सकते हैं। एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या होती है, हीट कांटेक्ट, एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम।
एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो एक लाइन में लिख लीजिए, इट इज द हीट कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट कांस्टेंट है ये सिस्टम का, तो वो तो इंटरनल एनर्जी भी थी, लेकिन ये एट कांस्टेंट प्रेशर है, बस इतना याद रखना है। ठीक है ना? तो इसका मतलब इसकी इंटरनल एनर्जी में कोई ना कोई रिलेशन भी होगी। यस, तो इसकी बहुत आसान सी रिलेशन है, वो क्या है कि एंथैल्पी H इज इक्वल टू, H से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है, इंटरनल एनर्जी प्लस P इंटू सी। ठीक है, अब मुझे बताइए, स्टेट फंक्शन का हम लोग हमेशा जैसे इंटरनल एनर्जी की भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, ऐसे एंथैल्पी की भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो भी हीट कांस्टेंट है सिस्टम का, ये भी है, तो निकाल नहीं सकते। ठीक है ना? तो इसका भी हमें क्या निकाल सकते हैं, चेंज निकाल सकते हैं। तो जब आप चेंज करोगे तो मान लो चेंज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, पूरे को डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है ना? उसी को या डेल्टा कर दो तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा P इंटू V। बस ये हो गया चेंज। ठीक है ना? और कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, अगर एक लाइन में मैं लिखता इसको तो कितना अच्छा रहता ना, जगह मेरी बच जाती। ये क्या हो गया, एंथैल्पी का जो इंटरनल एनर्जी को रिलेट करता है। ठीक है, और वर्क डन को, तो क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू एंथैल्पी की भी नहीं निकाल सकते, लिहाजा हमने इसको क्या किया, इसका चेंज ले लिया या डिफरेंशिएट कर दिया। किताबों में DH DU DP भी लिखा होगा, उससे मुझे नहीं फर्क पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको डेल्टा PV को क्या लिख दिया, P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो प्रेशर को बाहर ले। ओके, चलिए वेरी गुड। अब इसके बारे में भी 2-3 पॉइंट लिख लीजिए। पहला पॉइंट क्या है, ये भी स्टेट फंक्शन है, तो ये भी एनर्जी है, तो ये भी स्टेट फंक्शन हो गया। ठीक है, और जब ये एनर्जी है तो प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, only change, that is delta H, can be calculated। ठीक, तो ये हमारा हो गया लास्ट पॉइंट। और ये भी 1 2 3 थर्ड पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट, इंटरनल एनर्जी की तरह ये भी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इट ऑल्सो डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर, लाइक U इंटरनल एनर्जी। कोई सारे फॉर्मूले यहाँ भी मैथमेटिकली लिख सकते हो। कौन से वाले,
के therefore दैट इज क्या हो जाएगा, dH by dP at constant temperature will be equal to dH by dV at constant temperature will be equal to 0, है ना, ये तो लिखा था। और dH by dt कर दूंगा अगर मैं, तो ये कांस्टेंट प्रेशर हो चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम हो, उस पे 0 नहीं होगा क्योंकि टेम्परेचर के साथ ये चेंज होता है। चलिए इस बात को लिख लिया है तो काफी है। तो हीट जो कांस्टेंट होता है कांस्टेंट प्रेशर पे, क्योंकि हम कांस्टेंट प्रेशर पे ही मोस्ट ऑफ द रिएक्शन कराते हैं, तो हमने एक नई टर्म उसके लिए कॉइन की केमिस्ट ने, उसको हमने क्या नाम दे दिया, एंथैल्पी। ओके, तो ये कोई खास चीज नहीं है, बस क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे बहुत ज्यादा काम होता है तो इसलिए जो है वो ये टर्म हमारी हो गई। चलिए और इस फॉर्मूले को दोबारा लिखने की जरूरत तो नहीं है, ये वाला जो फॉर्मूला है अगर एट कांस्टेंट प्रेशर तो ये फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी बाहर आ जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है ना, ये हो गया। चलिए तो इतना करने के बाद अगली स्लाइड बनानी पड़ेगी, अगली स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं डिफरेंट कंडीशंस में क्या होता है इसको भी, ठीक है। तो पहली कंडीशन लेते हैं, तो देखिए अगर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, नो केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, एंड नो फेज चेंज, फेज चेंज भी नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ऐसा भी कुछ भी नहीं हो रहा है और कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो उस केस में इस इक्वेशन का क्या फॉर्म रहेगा, उस केस में इक्वेशन रहेगी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस सेम एज इट इज। अच्छा इसको मैं जो है एन आर डेल्टा टी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बताइए कैसे लिख सकता हूं भाई, P डेल्टा V किसके बराबर होता है, एन आर डेल्टा टी के बराबर होगा नहीं, बोलिए। PV इज इक्वल टू NRT होता है आइडियल गैस के लिए, तो प्रेशर मैंने कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम चेंज होगा तो R तो चेंज नहीं हो रहा, मोल चेंज नहीं हो रहा, तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, NRT लिख दिया, ठीक है। ये फॉर्मूला भी काफी यूज हुआ, कम से कम 4-5 मरतबा तो इसी फॉर्मूले में क्वेश्चन आते, ठीक है। चलिए दूसरी कंडीशन लेते हैं, अगर सिर्फ फेज चेंज हो रहा है, ओनली फेज चेंज, ठीक है, टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस, during the process
क्या हो रहा है, सिर्फ फेज चेंज हो रहा है। ठीक है, तो सपोज ये फेज चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट है। इसका मतलब डेल्टा वी क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू। ठीक है ना। लेकिन अगर गैस होगा तो क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम चेंज होगा है। अगर गैस होगा फॉर लिक्विड टू गैस क्या होगा, अब यहां पे डेल्टा वी 0 नहीं होगा, और जब डेल्टा वी 0 नहीं होगा तो क्या होगा, तो ये फॉर्मूला जो है हमने जो पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम में, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स गैसियस फेज में माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स गैसियस फेज में, तो वहां पे टर्म आई थी डेल्टा एन जी, जो हमने केसी और केपी की रिलेशनशिप आपस में बनाई। ठीक है, तो वही ये फॉर्मूला फिर उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा एच, दिस विल बिकम डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो फिर टेम्परेचर में भी चेंज आएगा। ठीक है ना, जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है, मान लीजिए सल्फर, ये रिएक्शन हो रहा है और ऑक्सीजन, इसको छोड़ते हैं, वो वाला लिखते हैं रिएक्शन, अमोनिया वाला, N2 plus H2 gives rise to 2NH3। अब इसमें डेल्टा एन जी क्या है, प्रोडक्ट के मोल्स, तीनों गैस है ना, अगर लिक्विड और सॉलिड में होगी तो वो वाला कंसीडर नहीं करते, उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मोल सिर्फ गैस के लिए जाएंगे, इसलिए मैंने जी लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 2 - 4 इज इक्वल टू माइनस, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। अभी बात समझ में, चलिए और आगे डिस्कस करते हैं इसको दोबारा के क्वेश्चंस वगैरह। आइए नेक्स्ट, तो ये हो गया जब कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, कोई फेज चेंज नहीं हो रहा। ये वाला क्या हो गया, जब सिर्फ फेज चेंज हो रहा है। अब आते हैं जब केमिकल रिएक्शन सिर्फ हो रहा है। केमिकल रिएक्शन takes place, तब क्या होगा, इसके अंदर भी जो फॉर्मूला है वो यही होगा, DH इज इक्वल टू, चलिए एक बार D लिख देते हैं, DU प्लस डेल्टा NGR। ठीक है,
उस केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसके अंदर गैस के मोल्स हम यहाँ पर जो चेंज आ रहा है उसको लिख देंगे। ठीक है, तो डेल्टा एन जी को आपने लिख लिया। क्या है ये? लिखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। डेल्टा एन जी इज इक्वल टू एन पी माइनस एन आर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है, हो गया। चलें आगे। अब कुछ नहीं बचा है, अब सिंपल इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है। अब देखिए डेल्टा एन जी की वैल्यू पर हम इसको केमिकल रिएक्शन को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। तीन पार्ट में डिवाइड कर, तो या तो हमारी डेल्टा एन जी की जो वैल्यू आएगी या पॉजिटिव आएगी या जीरो आएगी और या फिर नेगेटिव आएगी। यही तो आएगी भाई। प्रोडक्ट वाला नंबर या तो बड़ा होगा तो पॉजिटिव आ जाएगी, नंबर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का बराबर होगा तो जीरो आ जाएगी, और अगर प्रोडक्ट का छोटा होगा रिएक्टेंट का बड़ा होगा तो नेगेटिव आ जाएगी। तो उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू लिख दीजिए। अगर डेल्टा एन जी इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, बल्कि ऐसा करते हैं, ये जो हमने फेस चेंज वाला ये वाला लिखा है इक्वेशन, अभी फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ रिएक्शन के लिए रखते हैं ये वाली इक्वेशन। तो डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो है तो क्या हो जाएगा? डी एच इज इक्वल टू डी, ये इक्वेशन। ठीक है, यानी एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम। चलिए नेक्स्ट, डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन जीरो, यानी पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव वैल्यू है तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। इसमें बताइए डेल्टा एच और डेल्टा यू में क्या रिलेशन होगा? डेल्टा एच छोटा होगा, सॉरी डेल्टा एच बड़ा होगा, डेल्टा एच बड़ा होगा, क्योंकि डेल्टा यू में ये नंबर पॉजिटिव नंबर है ना, इसको ऐड कर रहे हैं तब डेल्टा एच के बराबर आ रहा है। बोलो फरहान, क्लियर है? डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसको हम इसमें ऐड कर रहे हैं तब इसके बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब डेल्टा यू वाला जो नंबर है वो छोटा होगा, तभी ऐड करने पे कोई नंबर ऐड करना पड़ रहा है ना। इसका उल्टा, अगर डेल्टा एन जी लेस देन जीरो है तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एच विल बी लेस देन डेल्टा यू। इतना खाली लिख दे रहा हूं, बाकी तो आप समझ ही रहे। ठीक है, हो जाएगा। अब इनके अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं हम लोग। देखिए एग्जाम्पल लिख लीजिए, H2 प्लस Cl2 गिव्स राइज टू 2HCl। ये तीनों क्या है? गैस है। यहाँ पे क्या हो गया? डेल्टा एन जी, बोलिए
इधर भी 2 मोल है और इधर भी 2 मोल है, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बोलो, HCl बना रहे हैं। इसका एग्जाम्पल 2SO3 gives rise to 2SO2 plus O2। ये रिएक्शन हो रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड ब्रेक हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया, डेल्टा Ng विल बी इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए, और इसका एग्जाम्पल PCl3 प्लस Cl2 गिव राइज टू PCl5। तो यहाँ पे डेल्टा Ng क्या हो गया, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एंथैल्पी के केस में। अच्छा, इससे पहले वो चेंज वाला तो मैंने बता ही दिया था, और ये भी फॉर रियल गैस, ये तो आइडियल गैस के लिए है। ठीक है, कहीं लिखा है कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, इट ऑल्सो डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर फॉर रियल गैस लाइक यू फॉर आइडियल गैस। ठीक है, और फॉर रियल गैस क्या हो जाएगा, बोलिए जल्दी से। फॉर रियल गैस, हाँ, फॉर रियल गैस जो H है वो फंक्शन होगा टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। ठीक है ना, जितनी भी चीजें होंगे, मोल, मास, सब चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। चलिए, तो ये भी हो गया हमारा। एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, चेंज निकाल सकते हैं, ये भी हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा, एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, वर्क डन, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ज़्यादा हो जाएगा इसको, लेकिन बेटा रिवाइज कर लेना, रिवाइज नहीं करोगे तो क्या होगा, भूल जाएंगे चीज़ें।